गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। सभी यहाँ पर जुड़े हुए सभी शिक्षकों का स्वागत है, सभी ऑफिसर का स्वागत है, सभी को गुड मॉर्निंग। आज 16/2/2021 को मैं आज आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी इस विषय के बारे में मैं समझाने वाला हूँ। आज का सुविचार है, शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है परंतु फल मीठा होता है। क्योंकि शिक्षा ग्रहण करते समय समस्याएं परेशानी बहुत आती है, लेकिन अंत में जो फल हमें मिलता है वो जो फल मिलता है वो बहुत मीठा होता है। ठीक है, मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, आप सभी को दिख रहा होगा। अगला यहाँ पे जो आज मैं आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 इस विषय के बारे में मैं बताने वाला हूँ, जिसमें आपको बोर्ड के जो पेपर आने वाले हैं उसमें जो प्रश्न क्रमांक दूसरा ब है, निम्नलिखित प्रश्न हल करो, उसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूँ। मैं श्री लोकेश कुमार धर्मगुड़े आगे की स्लाइड आपको दिखाने जा रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से देखना है। इस प्रकार से आपका पेपर पैटर्न रहेगा। इस पेपर पैटर्न में आप देख सकते हैं सर स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? हेलो हेलो, हाँ बोलिए सर। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना सर? हाँ दिखाई दे रहा है, आप कंटिन्यू कीजिए सर। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक हाँ है ठीक है। कुछ सर होगा तो इसके मैं आपको बोलूंगा सर। मार्क नहीं आ रहा है ये जरा। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक दूसरा ब आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्न हल कीजिए। अब इस पर हम देखते हैं कि जो सवाल पूछे जाते हैं इस पर लगभग 5 सवाल पूछे जाते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इसमें से आपको 3 ही हल करना होता है और एक एक प्रश्न पे दो दो मार्क्स, दो दो अंक के क्वेश्चंस होते हैं। और जो ये 5 सवाल किए जाते हैं वो 5 सवाल जो है वो अलग अलग तरह के होते हैं। तो उसकी स्लाइड मैं यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखना है आपको, ध्यान रखने वाली जो बात है, प्रश्न क्रमांक दूसरे ब में 2 अंकों वाले 5 प्रश्नों में से कोई भी 3 हल करना अपेक्षित है। मतलब 3 हल करना आपके लिए अनिवार्य होगा। और ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें रसायन विज्ञान तथा भौतिकी विज्ञान दोनों में से कम दो प्रश्नों का समावेश होना अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। हमारा जो पहला भाग जो होता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1, ये रसायन विज्ञान और भौतिकी विज्ञान से रिलेटेड ही सिलेबस होता है। और इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से पहला आप देख सकते हैं यहाँ पर, संख्यात्मक प्रश्न हल करो। यानी यहाँ पर 8 तरह के प्रश्न का उल्लेख किया गया है, लेकिन आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो 5 तरह के प्रश्नों का होगा। तो आपको ये उस हिसाब से यहाँ पर आपको तैयारी करना है। संख्यात्मक प्रश्न पूछा जा सकता है या नियम तथा परिभाषा उदाहरण सहित स्पष्ट करो, टिप्पणी लिखो। चौथा है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण सहित स्पष्ट करो। फिर उसके बाद में प्रवाह तालिका पूर्ण करो, अंतर स्पष्ट करो। फिर गुणधर्म, वैशिष्ट्य, लक्षण, गुण, दोष, परिणाम इत्यादि लिखो या उदाहरण लिखो। इस प्रकार से यानी 8 तरह में से कोई भी 5 सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। तो सभी के लिए आपको 2 अंक के हिसाब से आपको व्यवस्थित उसको लिखना है। तो आज हम जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 में हम जो देखने वाले हैं वो 6 पार्ट से 10 पार्ट तक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसमें से कुछ संख्यात्मक हो सकते हैं, कुछ नियम परिभाषा वाले हो सकते हैं, टिप्पणी लिखो हो सकता है। ये जो 8 तरह के मैंने यहाँ पर शो किया है, इस 8 तरह के प्रश्न में से कोई भी 5 प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं और उन 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों को आपको हल करना होगा।
ठीक है। यानी कुल मिलाकर ये जो प्रश्न है इसमें आपको वैकल्पिक के साथ में 10 अंक का होगा और आपको जो 3 प्रश्न सॉल्व करने हैं तो उसमें 6 अंक आपको मिल सकते हैं। तो ये पेपर पैटर्न का यहाँ पर एक नमूना मैंने पेश किया है। अगला स्लाइड हम देखते हैं, संख्यात्मक प्रश्न। मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा जो संख्यात्मक जो प्रश्न हैं वो छठे और 7वें और जो 10वां लेसन है इसमें से संख्यात्मक प्रश्न है, लेकिन मैंने थोड़ा-थोड़ा ये सभी का पोर्शन लिया है क्योंकि इस प्रश्न में 8 तरह के प्रश्न पूछे जाएँगे, तो मैं आठों के हिसाब से आठों तरह के यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाने हैं, उनका थोड़ा-थोड़ा यहाँ पे मैंने पोर्शन लिया है, तो आपको वो देखना है, ठीक है? संख्यात्मक प्रश्न में मैं यहाँ पर एक प्रश्न आपके सामने यहाँ पर शो करने जा रहा हूँ, स्क्रीन पे शेयर किया है मैंने। पानी का अपवर्तनांक 4/3 है, यदि हवा में प्रकाश का वेग 3 गुणिला 10 का 10⁸ है मीटर पर सेकंड हो, तो पानी में प्रकाश का वेग ज्ञात करो। अभी यहाँ पर हम देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन, इस लेसन से ये प्रश्न मैंने लिया है। इसमें 2 माध्यम आपको दिखाई दे रहे हैं, पानी तथा हाँ, पानी और हवा, ये 2 माध्यम हैं। तो ये जो अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले माध्यम से के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे माध्यम जो है हवा और पानी, तो पानी का जो अपवर्तनांक है वो 4/3 है यदि हवा में प्रकाश का वेग यहाँ पर दिया गया है 3 गुणिला 10⁸8 मीटर पर सेकंड हो, तो पानी में प्रकाश का वेग ज्ञात करो। यहाँ पर सभी यहाँ पर फार्मूले के तहत यहाँ पर दिया गया है। तो ये फार्मूला आपको क्या करना है, लिखना है। इस फार्मूले पे 1 मार्क्स होता है, ठीक है? फार्मूले के साथ में वो जो मान दिए गए हैं वो भी आपको क्या करना है, वो लिखना है। अब हमें यहाँ पर वेग दिया है, पहले माध्यम का वेग और उसके बाद में दूसरे माध्यम का वेग V2, V1 पहले माध्यम का वेग पहले माध्यम में प्रकाश का वेग है और V2 जो है वो दूसरे माध्यम का दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग है। तो हमें V2 ज्ञात करना है, जो पानी में प्रकाश का जो वेग है वो कितना है। तो यहाँ पर इस समीकरण को प्रॉपर किया गया है। इस समीकरण को यहाँ पर हम देखेंगे, पानी का वेग पानी में प्रकाश का जो वेग है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर V1/2N1 इज इक्वल टू यहाँ पर V1 का मान रखा गया है और फिर बटे में नीचे जो रखा गया है पानी का अपवर्तनांक वो रखा गया है, ठीक है? अभी हमें यहाँ पर जब हम इसे हल कर रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, पानी में प्रकाश का जो वेग है 9 गुणिला 10⁸8 मीटर पर सेकेंड बटे 4, ठीक है? फिर यहाँ पे हमें जो उत्तर प्राप्त हो रहा है 2.25 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। अभी यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है इस प्रकार के संख्यात्मक प्रश्न के लिए कि आपको फार्मूले पे 1 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? यहाँ पर हाँ, मतलब ये जो पूरा फार्मूला है मान सहित यदि आप उसको लिखते हैं तो उस पे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे बीच में आपने सॉल्व किया है, उस गणित को उसका सही आंसर लिखा है और लास्ट में जो उत्तर आपने लिखा है, यहाँ पर आपको इकाई के साथ में यहाँ पर उत्तर लिखना है। तो इकाई के साथ में यदि लिखते हैं आप प्रॉपर ढंग से उत्तर, तो आपको फुल मार्क्स दिए जाएँगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर संख्यात्मक प्रश्नों को हल करते हुए क्या करना है, लिखना है और अच्छे से आप अंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? अगला जो स्लाइड है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरा यहाँ पे दिया है, डॉक्टर ने दृष्टि दोष के निराकरण के लिए प्लस 1.5 डायोप्टर शक्ति के लेंस का उपयोग करने की सलाह दी है। उस लेंस का नाभ्यंतर कितना होगा? लेंस का प्रकार पहचान कर बताओ कि नेत्र दोष कौन सा है। तो यहाँ पर जैसे कि देखना है हमको, नाभ्यंतर ज्ञात करना है। यहाँ पर ऑलरेडी जो लेंस की शक्ति है वो दी गई है, ठीक है? पी जो है लेंस की शक्ति है, प्लस
1.5 डायोप्टर, और एफ एफ यानी क्या है, ये नाभ्यंतर। ये नाभ्यंतर हमें क्या मतलब ज्ञात करना है। तो नाभ्यंतर का फार्मूला है, यहाँ पर हम देख रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर एफ इज इक्वल टू 1/p। तो ये फार्मूले पे प्रॉपर ढंग से यहाँ पर मान को रखा गया है, और लास्ट में जो इसका मान निकला है 10/15 एम, यानी कि यहाँ पर हल करने के बाद में 0.6667 मीटर इज इक्वल टू 0.67 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर अब यहाँ पे लेंस की जो शक्ति है वो धनात्मक है। इस आधार पर वह लेंस उत्तल लेंस होना है। दो तरह के लेंस आपको पता है, और अवतल लेंस और उत्तल लेंस। यदि धनात्मक है तो यहाँ पर वो लेंस जो है वो उत्तल लेंस होना चाहिए, और यह जो नेत्र जो दोष है वो दूरदृष्टि की है। तो इस प्रकार से आपको संख्यात्मक प्रश्न आ सकते हैं, तो उसको भी आपको पहचान कर क्या है मतलब उसको प्रॉपर ढंग से फार्मूले का इस्तेमाल करके आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर अगला जो प्रश्न दिया गया है, सुरभि कक्षा 10वीं में पढ़ती है और वह चश्मे का उपयोग करती है। उसके चश्मे के लेंस की शक्ति 0.5 डायोप्टर है। ये मार्च 2019 में यह सवाल पूछा गया है। तो ये भी आपके लिए क्या हो सकता है, इम्पोर्टेंट हो सकता है। इम्पोर्टेंट के आधार पर मैंने यहाँ पर लिया है, हो सकता है इस प्रकार से सवाल जाएगा, और उस सवाल के आधार पे यहाँ पर और यहाँ पे सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखते हैं हम। अभी यहाँ पर पहला सवाल पूछा गया है, सुरभि के चश्मे में उपयोग लाए गए लेंस का प्रकार लिखिए। यहाँ पर लेंस का प्रकार लिखना है कि ये उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है। तो ये जो हम देख रहे हैं उस सवाल पूछा गया है, उसके आधार पे हमें बताना है यहाँ पर कि जो लेंस है वो उत्तल लेंस है। उपयोग में जो लाए जाने वाले चश्मे का लेंस का जो प्रकार है उत्तल लेंस है। दूसरा सवाल पूछा गया है, सुरभि के नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष है। तो यहाँ पे दूर दृष्टि दोष है या निकट दृष्टि दोष है। हम देखते हैं कि दूर दृष्टि दोष के लिए मतलब दूर की चीजें स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु नजदीक की चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो उसके लिए उत्तल लेंस, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आपको यहाँ पर जो है और उत्तल लेंस के साथ साथ में दूसरा जो सवाल पूछा गया है, सुरभि के नेत्र के दृष्टि दोष का नाम जो है वो दूर दृष्टि दोष है। तो उत्तल लेंस उपयोग किया गया है, इसका मतलब वो दूरदृष्टि दोष होगा, ऐसा आपको समझना है। फिर तीसरा सवाल पूछा गया है, सुरभि के चश्मे के लेंस का नाभ्यंतर कितना होगा। तो यहाँ पर सुरभि के चश्मे में लगे लेंस का नाभ्यंतर ज्ञात करने के लिए हमारा जो फार्मूला है एफ इज इक्वल टू 1/4 लेंस की शक्ति यानी कि पी। तो ये फार्मूले आपके क्वेश्चन पे जो दिया गया है 1 तो पहले से दिया हुआ है, आपको सिर्फ लेंस की शक्ति जो 0.5 डायोप्टर है वो रखना है, और उसको सॉल्व करना है। 0.5 को हम अगर 1 को डिवाइड करेंगे तो 2 मीटर ऐसा आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एक मतलब यहाँ पर देख रहे हैं कि पांचवें नंबर का जो सवाल यहाँ पर मैंने शो किया है स्क्रीन पे, इस प्रकार से सवाल पूछकर उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन मतलब इस थोड़ा सा हिंट देकर छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन के आधार पर आपको क्या करना है, जवाब देना है, और इस तरह से आप संख्यात्मक प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अभी ये आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये 8 तरह के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। 8 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से एक मैंने प्रकार बताया है वो है संख्यात्मक प्रश्न। तो संख्यात्मक प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं 2 अंक के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं नियम तथा परिभाषा। उदाहरण से अब जो या तो आपको 5 सवाल में से ये भी आ सकता है कि नियम तथा परिभाषा लिखना हो उदाहरण से। तो मैंने यहाँ पे कुछ आपको स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ मैं, कुछ नियम तथा परिभाषा है जिसका जो महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए। इसको आप अच्छे से यदि याद करोगे तो अच्छे अंक इसमें भी आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का क्या अर्थ है ना। 1 अंक के लिए ये सवाल किया जा सकता है। मतलब इसमें छोटे छोटे 2 3 तरह के प्रश्न पूछे गए हैं।
मतलब कुल मिला के ये 2 मार्क्स के लिए भी आपको सवाल आ सकता है। दूसरा यहाँ पे लिखा गया है प्रकाश के वर्णक्रम का क्या अर्थ है? और एक सवाल इसी में पूछा गया है कि प्रकाश के वर्णक्रम में उसके विभिन्न रंगों को सही क्रम में लिखना है। तो ये तो बहुत कम पॉसिबल है कि आपको सही क्रम में लिखने के लिए कहा जाए, लेकिन प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण है और प्रकाश का जो वर्ण क्रम है, इसके बारे में आपको 2 मार्क्स के लिए 2 अंक के लिए आपको सवाल पूछा जा सकता है। यहाँ पर देख रहे हैं प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण है, किसी द्रव्यात्मक पारदर्शक माध्यम में से गुजरने पर प्रकाश के अपने घटक रंगों में पृथक होने की परिघटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। मतलब किसी द्रव्यात्मक, जैसे हम देखते हैं बारिश वारिश के समय पे अचानक धूप खिलती है, तो ऐसे समय में प्रकाश की किरणें उन बूंदों पर पड़ती है, तो हम देखते हैं कि वो अलग अलग रंगों में हमें दिखाई देता है। तो उसी परिघटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है। प्रकाश का वर्ण क्रम, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की परिघटना में उसके क्रमिक घटक रंगों की जो पट्टी प्राप्त होती है, उस पट्टी को वर्ण क्रम कहते हैं। एक पट्टी मिलती है जो एक क्रमानुसार जो रंगों का एक क्रम होता है, उस क्रम को यहाँ पर प्रकाश का वर्ण क्रम कहा गया है, उस पट्टी को वर्ण क्रम कहा गया है। अब उस वर्ण क्रम के में रंगों का सही क्रम क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो वर्ण क्रम में रंगों का सही जो क्रम है वो आपको बताना है। यहाँ पे पहला जो है देख रहे हैं आप लोग, सही क्रम जो है उसका बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल, अथवा नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी तथा लाल। इस प्रकार से यहाँ पर क्रम लिखा गया है 7 रंगों के। ठीक है। तो ये श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में है ये, तो यहाँ पर 6 रंगों को लिखा गया है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। ये नियम तथा परिभाषा में जो है उदाहरण से आपको क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित पद परिभाषित करो अथवा निम्नलिखित पद को स्पष्ट करो। 2 अंक के लिए सवाल पूछा जा सकता है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अभी यहाँ पे अल्केन के बारे में लिखा गया है कि जिस संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन अणुओं में केवल इकहरा बंध होता है, उसे अल्केन कहते हैं। अभी हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार हमें पता है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बंध होता है, लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, दोहरा या तिहरा होता है, तो उसको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहाँ पे अल्केन किसे कहेंगे, जिसमें एक ही बंध हो, कार्बन कार्बन अणुओं में केवल इकहरा बंध होता है, उसे हम अल्केन कहते हैं। और यहाँ पे उसका उदाहरण भी दिया है मीथेन के रूप में, CH4 इथेन। अभी आपको कार्बन की संख्या पर मिथ इथ ये आपको ये होता है, अगर एक कार्बन है तो मिथ यानी कि उसमें सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, तो इस तरह से मीथेन। और इथेन मतलब इथ, इथ मतलब होता है 2 कार्बन, तो 2 कार्बन दिया गया है और उसको लगने वाले जो हाइड्रोजन है, मतलब उससे बंधे हुए हाइड्रोजन के परमाणु से सिंगल बॉन्ड से ये बंधा हुआ है, तो हम इसको इथेन कहेंगे। ठीक है। अभी दूसरा जो है, दूसरा प्रकार हम यहाँ पर देख रहे हैं वो है अल्कीन। ठीक है। तो अल्कीन कार्बन कार्बन दोहरे बंध वाले, यहाँ पर कार्बन कार्बन किस प्रकार से जुड़ रहे हैं, 2 बंधों के जरिए से वो जुड़ रहे हैं। तो ऐसे दोहरे बंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को अल्कीन कहते हैं। उदाहरण एथीन, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे दोहरा बंध आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। उसके बाद में तीसरा जो पॉइंट है वो है अल्काइन। कार्बन कार्बन तिहरे बंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को अल्काइन कहते हैं। उदाहरण इथाइन, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कार्बन कार्बन जो है वो इस प्रकार से तिहरे बंध से वो जुड़ा रहेगा। ठीक है। इस प्रकार से तिहरे बंध से आप उसको देख सकते हैं। और H2 लगा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ 3 बंध है, एक कार्बन को कितने बंध होते हैं, 4, तो यहाँ पे हम H लिखेंगे, एक H इधर आएगा, एक H इधर आएगा, तो इस प्रकार से वो C2H2 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। अब उसके बाद में अगला देखते हैं स्लाइड। दृष्टि सातत्य का क्या अर्थ है।
दृष्टि सातत्य का क्या अर्थ है? दृष्टि सातत्य का एक उदाहरण दो। यहाँ पर ये भी आपको नियम तथा परिभाषा के रूप में सवाल पूछा जा सकता है उदाहरण से ही। तो दृष्टि सातत्य क्या है वो हम यहाँ पर देखते हैं। जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र पटल पर बनता है तब वह वस्तु हमें दिखाई पड़ती है। वस्तु को आंख के सामने से हटा लेने के बाद उसका प्रतिबिंब भी अदृश्य हो जाता है, परंतु वस्तु को आंख के सामने से हटा लेने के बाद भी वो हमारे मस्तिष्क पर उसका प्रतिबिंब की चेतना लगभग 1/16 सेकंड तक बनी रहती है। इसी प्रभाव को दृष्टि सातत्य कहते हैं। अब दृष्टि सातत्य यहाँ उसका उदाहरण दिया है, सुलगती अगरबत्ती को तेजी से घुमाने पर आग का लाल रंग वाला वृत्त हमें दिखाई देता है। ऐसा कई बार होता है कि अचानक हम बिजली गुल भी होती है तो हमारे सामने जो भी हम देखते रहते हैं वो अचानक हमारे मस्तिष्क पे उसका जो चेहरा है या उसका प्रतिबिंब जो है वो हमारे दिमाग पे जो है उसका प्रतिबिंब जो है 1/16 सेकंड तक बनी रहती है। तो ऐसे स्थिति जो आती है उसको हम दृष्टि सातत्य कहते हैं। उसका उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला जो प्रश्न है नियम तथा परिभाषा में कि खनिज खनिज जो है यहाँ पर उसके बारे में लिखना है कि खनिज किसे कहते हैं। अन्य अशुद्धियों के साथ में धातुओं के जो यौगिक प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उन्हें धातु का खनिज कहते हैं। अभी हम जो है खनिज जो है वो कहाँ से मृदा से प्राप्त करते हैं और मिट्टी मतलब जमीन से प्राप्त करते हैं और ये बहुत सारी यौगिकों के साथ में अशुद्धियों के साथ में हमें ये प्राप्त होते हैं। तो ऐसे धातुओं को हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। अब दूसरा यहाँ पर दिया है मृदा अशुद्धि। अयस्कों के धात्विक यौगिकों के साथ पाई जाने वाली मिट्टी, चट्टानी द्रव्य जैसी अशुद्धियों को मृदा अशुद्धि या गैंग कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि हम जो भी खनिज तत्व किसी खान से या किसी मतलब जमीन को खोदकर जो ये खनिज प्राप्त किया जाता है, तो ये खनिज जो है कई तरह से अशुद्धियों से आता है। मृदा लगी हुई रहती है, चट्टानी द्रव्य जैसी अशुद्धियाँ होती हैं, तो इसी अशुद्धि को मृदा अशुद्धि कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में अयस्क, जिन खनिजों से सुविधापूर्वक तथा लाभदायक ढंग से धातु अलग की जाती है, जिन खनिजों से सुविधापूर्वक तथा लाभदायक ढंग से धातुएं अलग की जाती है उन खनिजों को अयस्क कहते हैं। अब देखो, अब ये खनिज जो प्राप्त किया जा रहा है उससे जो लाभदायक यानी उपयोगी जो धातुएं हैं उसको अलग तरह से निकाला जाता है। तो ऐसे ऐसे जो धातुएं जो प्राप्त होते हैं या खनिज जो प्राप्त होते हैं उन्हें अयस्क कहते हैं। उदाहरण दिया है बॉक्साइट या सिन्नाबार, ठीक है। अब धातु कर्म क्या है? धातु कर्म किसी धातु में अयस्क में से उस धातु को शुद्ध अवस्था में निष्कर्षित करने की प्रक्रिया को मतलब धातु कर्म में जो हमें खनिज प्राप्त होते हैं अयस्क जो ये होता है उस धातु के अयस्क में से उस धातु को शुद्ध अवस्था में मतलब हमको प्योर जो धातु प्राप्त होता है करने की जो प्रक्रिया होती है उसको धातु कर्म कहते हैं। अयस्कों का सांद्रीकरण, अयस्कों से मृदा अयस्कों से मृदा अशुद्धि अलग करने की प्रक्रिया को अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। मतलब उसमें उस अयस्क में लगने वाली जो मृदा अशुद्धि, मृदा मतलब मिट्टी और उसके अलावा और जो चट्टानी द्रव्य जैसी अशुद्धियाँ होती है उसको अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को अयस्कों का सांद्रीकरण या सांद्रण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा, अगली स्लाइड देखते हैं। संक्षिप्त टिप्पणी। अब संक्षिप्त टिप्पणी में हम देखेंगे कि ये भी इस प्रकार से भी सवाल आपको आ सकते हैं और इसमें क्या पूछा जा सकता है वो आप देखेंगे। हम इसमें जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो अगले स्लाइड में देखेंगे, ठीक है।
यहाँ पर सम्मिश्रण सम्मिश्रीकरण सम्मिश्रीकरण यहाँ पर दिया गया है। सम्मिश्रीकरण के बारे में हम समझेंगे। तो मैं ये बड़ा कर रहा हूँ यहाँ पे। किसी धातु में निश्चित अनुपात में दूसरी दूसरी धातु तथा अधातु मिलाकर बनने वाली समांगी मिश्रण को सम्मिश्र कहते हैं। सम्मिश्र के भौतिक गुणधर्म उनके घटक पदार्थों से भिन्न होते हैं। उदाहरण पीतल, तांबा, ब्रांच जो है ये सम्मिश्रण 90% तांबे तथा 10% टीन से बना होता है। स्टेनलेस स्टील 74% लोहा और 8% कार्बन तथा 18% जो है क्रोमियम धातु से बनाया गया सम्मिश्र होता है। अब सम्मिश्रीकरण का मतलब क्या होता है, नाम से आपको समझ लेना है। सम्मिश्रीकरण में सम्मिश्रण बहुत सारे धातुओं का मिश्रण एक निश्चित अनुपात में दूसरी धातु या अधातु मिलाकर, धातु हो या अधातु हो, उन धातु अधातु के एक समांगी मिश्रण में एक निश्चित अनुपात में जो मिश्रण किया जाता है उसको सम्मिश्र कहते हैं। जैसे कि आप अपने घर पे पीतल, तांबे या स्टेनलेस स्टील का बर्तन का उपयोग करते हैं, तो आप करते ही होंगे घर पे। तो ये जो सारे बर्तन हैं पीतल, तांबे और स्टेनलेस स्टील के, ये सम्मिश्रीकरण के मैंने प्रकार के बर्तन होते हैं या धातु होते हैं, जो धातु और अधातु से मिलकर बनाया गया होता है। अगला जो है नोवेलेशन से कार्बनिक यौगिक श्रृंखलन शक्ति। अब इस श्रृंखलन शक्ति पे हमें यहाँ पर टिप्पणी लिखना है, 2 अंक के लिए है। तो आपको क्या करना है, 2 पॉइंट लिखना है। एक पॉइंट के लिए, एक मुद्दे के लिए 1 अंक, दूसरे मुद्दे के लिए 1 अंक। इस प्रकार से आपको 2 अंक मिलेंगे और आप आसानी से अंक मतलब प्राप्त कर सकते हैं। पहला यहाँ पर दिया है, कार्बन में दूसरे कार्बन परमाणु के साथ प्रबल सहसंयोजकीय बंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़े अणु बनते हैं। कार्बन परमाणु के इस गुणधर्म को श्रृंखलन शक्ति कहते हैं। अभी देखा हम लोगों ने इसके पहले आपने ये कार्बनिक यौगिक में देखा होगा कि कार्बन कार्बन का जो ये है, कार्बन जो है एक कार्बन के जो परमाणु होते हैं वो दूसरे परमाणु के साथ बहुत ही एक सहसंयोजकीय बंध बनाने की जो अद्वितीय क्षमता होती है उसके अंदर, और इसके कारण एक बड़ा जो है अणु बनता है, और इसी गुणधर्म को श्रृंखलन शक्ति कहते हैं। दूसरा पॉइंट दिया है, कार्बन परमाणु में दूसरे परमाणु के साथ बद्ध होने की विशेष क्षमता होती है। यानी कार्बन के जो परमाणु होते हैं वो दूसरे परमाणु के साथ बनने की जो है, एकदम समा जाने की, उसको उसे बंधने की जो एक विशेष क्षमता होती है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणुओं में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की परस्पर साझेदारी होकर मुक्त अथवा बंद श्रृंखला बनाती है। मुक्त श्रृंखला, सरल श्रृंखला या साखित हो सकती है। यानी जो ये श्रृंखला बनाती है, एक चैन बनाती है, ये मुक्त हो सकती है या तो सरल हो सकता है या साखित हो सकता है। साखित में ब्रांच, या सरल हो सकता, सीधा हो सकता है। ठीक है। बंद श्रृंखला वृत्ताकार वलयाकार रचना, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे उदाहरण दिया गया है। एक सरल दिया गया है, सरल ये सरल श्रृंखला है। ठीक है। और दूसरा हम देख सकते हैं यहाँ पर मुक्त श्रृंखला, ये मुक्त श्रृंखला, ये सरल श्रृंखला, और ये साखित श्रृंखला है। ये साखित श्रृंखला है, ये सरल श्रृंखला, मुक्त श्रृंखला जिसको कहेंगे, और सरल श्रृंखला या साखित श्रृंखला ये है। और वलयाकार जो रचना दिख रहा है वो इस प्रकार से है, जो कार्बन कार्बन के परमाणु क्या कर रहे हैं, एक एक दूसरे के सहसंयोजकीय बंध बना रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देख सकते हैं। अगला स्लाइड देखते हैं हम, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। अभी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में हम देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरफ से भी आपको 2 अंक के लिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और आप बहुत अच्छे से इसमें बहुत ही आसान तरीके से इसमें से आप 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं आगे। यहाँ पर दिया है सोडियम और सल्फर में कौन सी धातु है, ऑक्सीजन के साथ उसकी अभिक्रिया स्पष्ट करो।
तो हमें यहाँ पर जो है अभिक्रिया हमें स्पष्ट करना है। सोडियम ऐसा धातु है जो सामान्य तापमान पर ही हवा की ऑक्सीजन के साथ में क्या होती है, शीघ्र संयोग होता है, मतलब ये जलने लगता है। हवा के सामान्य तापमान पर भी जो सोडियम है वो क्या होता है, बहुत जल्दी संयोग करता है और इस अभिक्रिया में सोडियम ऑक्साइड निर्मित होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सोडियम जो अभिकारक के रूप में है, सोडियम और Na और ऑक्सीजन O2 ये भी अभिकारक के रूप में है, और यहाँ पे जो उत्पाद तैयार हो रहा है वो जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है वो क्या है, 2Na2O मतलब सोडियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार से आप, ये मार्च 2019 में सवाल पूछा गया है, तो इस पर से भी आसानी से आप 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं। उसका थोड़ा-सा डिस्क्रिप्शन लिखना है और जो रासायनिक अभिक्रिया का जो समीकरण है, वो समीकरण जो है वो आपको लिखना है इस प्रकार से, और नीचे उसको नाम भी देना है, ठीक है? उसके बाद में दूसरा दिया है, एल्यूमीनियम धातु को पर्याप्त समय तक खुली हवा में रख दे। मतलब हवा हवा के साथ में ही यहाँ पर देखा जा रहा है कि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ में, हवा मीन्स ऑक्सीजन, ये एल्यूमिनियम जो है जो ऑक्सीजन के साथ में अ, अभिक्रिया कर रही है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है। तो इस प्रकार से आप रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण को लिखकर, थोड़ा सा उसके बारे में, उस अभिक्रिया के बारे में लिखकर आप आसानी से 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद में तीसरा जो प्रश्न यहाँ पर दिया है, सोडियम के एक छोटे से टुकड़े को पानी पर रख दे, तो पानी पर रखने से क्या होगा? तो यहाँ पर देख रहे हैं हम यहाँ पर उत्पाद तैयार हो रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। यहाँ पर सोडियम जो है वो पानी के साथ में अभिक्रिया कर रही है, तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन उस एक उष्मीय ऊर्जा के साथ में ये क्या हो रही है, मतलब प्रोडक्ट तैयार हो रही है, ठीक है? तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया को एक समीकरण के रूप में लिखकर 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगला देखते हैं, सोडियम धातु की क्लोरीन अधातु के साथ में अभिक्रिया। अब सोडियम जो है वो धातु है, बट क्लोरीन जो है वो अधातु है, तो इसका इन दोनों की अभिक्रिया होने से, इन दोनों का संयोग होने से क्या हमें मिलता है? तो हम देखते हैं यहाँ पर सोडियम जो है क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड तैयार होता है, ये आयनिक यौगिक है। अगला जो अभिक्रिया यहाँ पर देख रहे हैं, गंधक जिसको हम सल्फर के नाम से जानते हैं, को हवा में जलाया जाए तो क्या होगा? तो ये भी आप लिख सकते हैं, सल्फर जो है ऑक्सीजन के साथ में इन्हें जलाने पर, हवा में जलाने पर जो है सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे मतलब इम्पोर्टेंट लगा, वो मैंने आपको स्लाइड के रूप में स्क्रीन शेयर किया है। आप इस पर अच्छा ध्यान देकर अच्छे अच्छे से इसकी जानकारी प्राप्त करके 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? अगली स्लाइड देखते हैं। फिर यहाँ पर दिया है कार्बनिक यौगिक में, यहाँ पर भी 90 लेसन से दिया है, मीथेन का हवा में ज्वलन होने पर क्या घटित होता है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण के साथ में लिखो। तो यहाँ पे मीथेन म्हणजे CH4 ये जो मीथेन का फार्मूला है, अनुसूत्र है। फिर उसके बाद में ऑक्सीजन NH2O2, इसके साथ में ये दोनों अभिकारक है, दोनों की अभिक्रिया हो रही है, यहाँ पर 2 उत्पाद तैयार हो रहे हैं। तो वो कैसे हो रहे हैं, यहाँ पे आप इस समीकरण को देखकर बता सकते हैं कि ये युग्म विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि दोनों अभिकारक एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपने आयनों की अदला बदली कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और 2H2O मतलब पानी तैयार हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर मीथेन का हवा के साथ में अभिक्रिया हमने देखा। उसके बाद मीथेन की क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया होने पर क्या घटित होती है, तो मीथेन की क्लोरीन के साथ में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में तीव्र गति से अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया में एक एक करके सभी हाइड्रोजन परमाणु की जगह क्लोरीन परमाणु लेते हैं। सेम ऐसा ही उसका भी समीकरण होगा। और यहाँ पर मीथेन जो है वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, यहाँ पर आपको शो किया गया है, ठीक है? अगला स्लाइड देखते हैं।
पांचवा यहाँ पे मैंने प्रवाह तालिका पूर्ण करो। अब ये प्रवाह तालिका पूछा जाता है। कभी कभी 3 कॉलम होते हैं, 3 स्तंभ होते हैं और तीनों में अलग अलग पॉइंट्स लिखे होते हैं, उनको मैच करना होता है, तीनों पॉइंट्स को मैच करना होता है। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। निम्नलिखित सारणी पूर्ण करो। ये 3 अंक के लिए पूछा जाता है। मार्च 2019 में ये सवाल पूछा गया है। सामान्य नाम यहाँ पर दिया गया है, संरचना सूत्र, आईयूपीएसी नाम। तो यहाँ पर एथिलीन और उसके बाद में CH2 डबल बॉन्ड दिया है, CH2, फिर आगे नाम क्या आएगा, तो आपको उसका आईयूपीएसी नाम लिखना है इस सूत्र के आधार पर। ठीक है। अभी यहाँ पर दूसरा वाला जो दिया है, तीसरा वाला है मिथिल अल्कोहल, यहाँ पर दिया है, मतलब ये तीनों को रिक्त, ये जो सारणी है उसको हमें पूर्ण करना है। तो इसी का यहाँ पे उत्तर यहाँ पर आप देख सकते हैं। एथिलीन, यहाँ पे एथीन म्हणजे डबल बॉन्ड है, तो अल्किन वाला जो नाम है वो लगा है। एथीन इसलिए है कि यहाँ पे 2 कार्बन है, इसलिए इसको एथीन नाम दिया गया है। ठीक है। ऐसे यहाँ पर ये जो रिक्त स्थान था, यहाँ पर इस सारणी को पूरा करना था, तो इस पे एसिटिक एसिड नाम लिखना है। उसके बाद में मिथाइल अल्कोहल, तो OH जो है ये क्या है, क्रियात्मक समूह है। तो यहाँ पर क्रियात्मक समूह OH लगने की वजह से इसका नाम जो है मीथेन के साथ में लगा हुआ है, तो मीथेनॉल हो गया है यहाँ पर इसका नाम। तो इस प्रकार से आपको जो सारणी है वो पूर्ण करना है। अभी एक सारणी के लिए 1 अंक, एक अंक, ये 3 मार्क्स के लिए भी कभी कभी आ सकता है। तो ये प्रवाह तालिका को इस प्रकार से आप पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में ये भी सवाल अभी 1-2 साल पहले पूछा ही गया है कि मौसम संबंधी उपग्रह कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 प्रकार के IRNSS, इनसेट और IRS, इस प्रकार से 3 यहाँ पर आपको मौसम संबंधी उपग्रह देखने को मिल रहा है। तो ये मौसम संबंधी जो उपग्रह है वो उसका मतलब काम क्या है, ये उपग्रह का नाम लिखा गया है इधर, मैंने जो राइट किया है, ये 3 उपग्रह है, इनका कार्य क्या है। ये दिशा दर्शक उपग्रह है। इनसेट जो है मौसम संबंधी उपग्रह है, और IRS जो है पृथ्वी निरीक्षक उपग्रह है। तो IRNSS ये क्या करता है, अक्षांश रेखांश निश्चित करता है। ठीक है। और इनसेट क्या करता है, मौसम का पूर्वानुमान लगाता है। ठीक है। और उसके बाद में IRS ये क्या करता है, पृथ्वी निरीक्षण करता है, पृथ्वी की निरीक्षण करता है, पृथ्वी पे चलने वाले जो भी घटनाक्रम है उसकी जानकारी देता है। और इनसेट जो है मौसम का पूर्वानुमान लगाता है। ठीक है। मतलब कोई भी मौसम में बदलाव होगा या बारिश होगी, तूफान आएगा, उसकी जानकारी इनसेट के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी 3 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए सवाल आ सकता है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अच्छे से इसकी भी जानकारी प्राप्त करके 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अगली स्लाइड, छठा स्लाइड है अंतर स्पष्ट करो। अब अंतर स्पष्ट करो में आप देख सकते हैं कि आपको तुलना करना होता है। 2 बात पे 2 मैटर दिया गया होता है, 2 मुद्दे दिए गए रहते हैं। उस मुद्दों पे दोनों मुद्दों पे तुलना करना है। एक सकारात्मक होता है तो दूसरा नकारात्मक होता है। एक सकारात्मक होता है तो दूसरा नकारात्मक होता है। तो तुलनात्मक ढंग से आपको यहाँ पर जो है वो लिखना है। ठीक है। देखते हैं यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो मैं यहाँ पर शो किया है स्क्रीन पे। दूरदृष्टि दोष तथा निकट दृष्टि दोष, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, ये सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है। तो उसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दूरदृष्टि दोष, इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से देख सकता है परंतु समीप की वस्तुएं देख नहीं सकता। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट से देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तु जो है उसको स्पष्ट नहीं देख सकते। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ये दोनों के, इसमें लेंस कौन सा लगाया जा सकता है, इसकी कुछ जो
दृष्टि दोष में नेत्र गोलक चपटा होता है, ये लिख सकता है। इसमें लंबा लंबा दीर्घाकार हो जाता है। ऐसी छोटी-छोटी बातों को लेकर आप क्या कर सकते हो, इसमें दूरदृष्टि दोष में समीप की वस्तुओं के प्रतिबिंब दृष्टि पटल के कुछ पीछे बनते हैं, और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुओं के प्रतिबिंब जो है दृष्टि पटल और नेत्र लेंस के मध्य बनते हैं। तो इस प्रकार से आप इस पर भी क्या कर सकते हो। अब ये तो यहाँ पे 5-5 पॉइंट लिखे हैं, 2 अंक के लिए हैं, तो आप 2-2 पॉइंट सटीक पॉइंट लिखकर आप इसमें अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद में धातु अधातु। अब आपको पता ही है धातु क्या है और अधातु क्या है। धातु में चमक होती है, अधातु में चमक नहीं होती है। धातु जो है ऊष्मा का सुचालक होती है और विद्युत का सुचालक होती है, जबकि अधातुएं जो है वो नहीं होती है। ठीक है? तो इस प्रकार से आप धातु अधातु के बारे में लिख सकते हैं। हाँ, उसके बाद में धातु के ऑक्साइड पर प्राय भाषमिक गुणधर्म वाले होते हैं और अधातु के ऑक्साइड प्राय अम्लीय गुणधर्म वाले होते हैं। तो इसमें भी आप देख सकते हैं 4 पॉइंट लिखे हैं। तो एक पॉइंट पे आधे आधे मार्क्स हो सकते हैं। यदि आपको पूरे पॉइंट्स पता है तो आप पूरे ही लिखिए, और इसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं है, आप आसानी से इसमें इसके पॉइंट्स लिख सकते हैं। अगला जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हमने हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार देखा था, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बंध होता है वो सिंगल बंध होता है, इकहरा बंध होता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दोहरा या तिहरा होता है। यहाँ पर है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है? और उसके बाद में ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन इकहरा होने की वजह से, इकहरा बंध होने के कारण से ये कम अभिक्रियाशील होते हैं, जबकि ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है अधिक क्रियाशील होते हैं। उसका जो सामान्य सूत्र है वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। अगली स्लाइड देखते हैं। 7वां गुणधर्म, विशेषता, उपयोग आदि के बारे में भी जो है आपको सवाल आ सकता है 2 अंक के लिए, तो इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं, अवतल लेंस का उपयोग लिखो। तो अवतल लेंस का उपयोग यहाँ पर देख देख सकते हैं, चिकित्सीय सामग्री, स्कैनर और सीडी प्लेयर, इन उपकरणों में लेजर किरणों का उपयोग किया जाता है। 2 पॉइंट भी लिखे तो आपको इसमें आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ये निकट दृष्टि दोष के लिए इस अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। टॉर्च जो आप प्राय यूज करते हैं, चश्मे में इसका उपयोग होता है। टॉर्च में बल्ब द्वारा जो उत्पन्न प्रकाश है उसको फैलाने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। कैमरा, दूरबीन और दूरदर्शी इन उपकरणों में मुख्यतः उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इन उपकरणों में प्राप्त प्रतिबिंब का उत्कृष्ट दर्जा प्राप्त करने के लिए नेत्र से के आगे या नेत्र लेंस में अवतल लेंस का दर्पण भी उपयोग किया जाता है। ठीक है? तो इस प्रकार से ये अवतल लेंस के उपयोग बताओ, ये इसके बारे में भी आपको अच्छे अंक प्राप्त मतलब इसके बारे में भी लिखकर आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर दिए, ये मैंने आपको बताया, भौतिक अवस्था, चमक, तन्यता, आघातवर्ध्यता, कठोरता, ऊष्मा तथा विद्युत का संचलन, द्रवणांक तथा क्वथनांक। मतलब ये जो है सभी भौतिक गुणधर्म है धातु और अधातुओं के, तो उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि चमक होती है धातुओं में और अधातुओं में चमक नहीं होती है। भौतिक अवस्था, सामान्य तापमान, धातुएं प्राय ठोस अवस्था में होती है, अधातुएं प्राय ठोस या गैसीय अवस्था में होती है। उसकी अवस्था बतानी है तो आप उसकी अवस्था 3 प्रकार की होती है, ठोस, गैस और द्रव। तो ये धातु जो है, जो भी धातु हो या अधातु हो, वो कौन सी अवस्था में है वो बताना है। उसके बाद तन्यता, यानी जैसे कि हम देखते हैं सोने की पतली मतलब एक छोटा सा सोने टुकड़े से सोने सोने एक हम क्या कर सकते हैं, बहुत लंबा तार बना सकते हैं। तो वो तन्यता होती है, उसमें आघात वर्णनीयता होती है, मतलब उस पर आघात करने से, प्रहार करने से उसमें सहने की वो क्षमता होती है। कठोरता होती है, उसमें वो मजबूत होता है। ठीक है? ऊष्मा तथा विद्युत का संचलन, धातुओं में विद्युत का संचलन होता है, जबकि अधातु में विद्युत का संचलन नहीं होता है, यानी सुचालक और कुचालक। द्रवणांक तथा क्वथनांक, ठोस से
द्रवावस्था में जाने की स्थिति को हम द्रवणांक कहते हैं, और द्रव से गैस की अवस्था में जाने की स्थिति को, प्रक्रिया को हम क्वथनांक कहते हैं। तो इस प्रकार से आप जो धातु और अधातु की जो भौतिक अवस्था है, चमक है, तन्यता तथा आघातवर्ध्यता है, कठोरता है, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है कि कुचालक है, द्रवणांक क्वथनांक के बारे में आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, अगला स्लाइड। एक यहाँ पर देखते हैं विनेगर और गैसोहॉल अर्थात क्या है, उनका उपयोग क्या है। तो ये इसके बारे में भी आप लिख कर जो है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, किस लिए किया जाता है, अचार में जो है अचार को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है, इसका विनेगर का उपयोग किया जाता है। मांस के लिए विनेगर का उपयोग किया जाता है या सलाद सजाने के लिए। जो छोटी छोटी बातें हैं अपने को जल्दी से जो याद रहे, हम वो चीज़ें याद करके हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके बारे में लिख सकते हैं। अभी इसका उपयोग जो है, विनेगर का उपयोग जो है, या विनेगर और गैसोहॉल अर्थात क्या यहाँ पर दिया गया है, और इनका उपयोग हम ईंधन के रूप में मोटर गाड़ियां तथा अन्य वाहनों में भी किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है, उसके बाद में दूसरा जो दिया, इथेनॉल का उपयोग औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया में इथेनॉल का विलायक के रूप में उपयोग होता है। इथेनॉल का उपयोग टिंचर आयोडीन, जो हमको खरोच बिरोच लगता है तो उस समय हम ये टिंचर आयोडीन का उपयोग करते हैं। खांसी के मिश्रण जैसी औषधियों तथा अनेक बलवर्धकों में उपयोग करते हैं। स्वच्छ ईंधन के रूप में इथेनॉल का उपयोग किया जाता है। तो इसका इस तरह से उपयोग पर भी सवाल पूछा जा सकता है, तो आप उस पर क्या कर सकते हैं, पॉइंट्स लिखकर आप उससे अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। जुलाई 2019 को ये सवाल पूछा गया है। अगला पॉइंट है उदाहरण पर आधारित प्रश्न। अभी उदाहरण पर आधारित जो प्रश्न है वो भी हम देखते हैं यहाँ पर। प्रकाश के अपवर्तन का प्रकृति में दिखाई देने वाले दो उदाहरण। तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए मृगमरीचिका तथा तारों का टिमटिमाना। अभी हम मई के महीने में जब हम बाहर सड़कों पर घूमने निकलते हैं तो हम दूर जब नजर डालते हैं तो हमें सड़कें कैसी नजर आती है, थोड़े लहराते हुए, ऐसे ऐसा लगता है कि आग की लपटें उठ रही हो। तो उसी को मरीचिका कहते हैं। और तारों का टिमटिमाना आप रात के समय पे देख सकते हैं कि आपको तारे जो है वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो ये प्रकाश के अपवर्तन का जो है उदाहरण है। उसके बाद में दो उदाहरण लिखो वायुमंडल में होने वाले अपवर्तन का हमारे स्थानीय पर्यावरण के पर आंशिक रूप से दिखाई देने वाले प्रभाव। तो यहाँ पर वही लिखना है, मरीचिका होलिका का दहन के समय आग में से बाहर निकलने वाली हवा के क्षुब्ध प्रभाव से किसी वस्तु का टिमटिमाना। फिर उसके बाद में कार्बनिक यौगिक से ये सवाल पूछा गया है कि अल्कोहलों की सजातीय श्रेणी में प्रथम चार उदाहरण लिखो। तो अल्कोहल के बारे में लिखना है। तो अल्कोहल यानी OH लगा हुआ। मीथ ईथ में लगाएंगे, अगर मीथ में लगाते हैं तो मिथेनॉल कहलाएगा, ईथ में लगाएंगे तो इथेनॉल कहलाएगा। अगर चार कार्बन के साथ में है तो उसको ब्यूट कहते हैं, और ब्यूट के साथ में OH लगाएंगे तो ब्यूटेनॉल कहलाएगा। तो इस प्रकार से इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल, है ना। प्रोप यानी 3 कार्बन, मीथ यानी 1 कार्बन, इसमें 2 कार्बन। इस प्रकार से आप अल्कोहल समूह की सजातीय श्रेणी के बारे में लिख सकते हो। ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ईजी है। अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो इससे भी आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से 8 प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आपको पूछे, 8 में से कोई भी 5 पूछा जाएगा 2-2 अंक के लिए, और आप इनमें से बहुत अच्छे से 2-2 मार्क्स के लिए अंक प्राप्त करके बहुत अच्छा रिजल्ट आप ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको कुछ सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। किसी बच्चों को कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं।
हेलो, हाँ सर। हेलो, हेलो, हेलो। आपकी आवाज आ रही सर। हाँ हाँ सर, हाँ हाँ आपकी भी आवाज आ रही सर। बच्चों, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। No. आप इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में तो आप लोग पूछ सकते हो बच्चों। कोई भी क्वेश्चन है आप लोग पूछिए। हाँ सर हाँ पूछो बेटा। हेलो। हाँ किसी को कुछ हाथ ऊपर कीजिए, हैंड राइज कीजिए। इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। हाँ लोकेश सर। हेलो। हाँ सर। हाँ शायद बच्चे के हाथ ऊपर नहीं दिखाई दे रहे। हाँ हाँ। टॉपिक उनको अच्छे से समझ में आया। धन्यवाद सर थैंक आपका। यू सर, थैंक यू, बहुत थैंक यू धन्यवाद। बच्चों। ठीक है।